बच्चों आज हम देखेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स पार्ट 2। देखो मैंने मेंडल के बारे में लास्ट लेक्चर में बहुत सारी बातें बताई थी जो हमारा थर्ड लेक्चर था। आज हम लोग बच्चों मेंडल का जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, जो एक्सपेरिमेंट उसने किया था, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो मेंडल के बारे में थोड़ा सा जान लो। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका टेक्निक क्या लिया था, वो मतलब स्टडी का वो जो कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था मेंडल, वो उसका टेक्निक क्या था। तो एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो एक स्मॉल टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, मेंडल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ठीक है, आप अच्छा रहेगा साथ के साथ नोट बनाते चलिए, नोट्स को भी साथ के साथ बनाते चलिए। मैं लेक्चर देते जा रहा हूँ उसी के अनुसार। मेंडल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, तो पहला जो था उस 2 स्टेप में उसने किया था। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। दोनों स्टेप को हम लोग एक एक कर पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप था बच्चों, वो था फॉर्मेशन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग, या इसी को बोलेंगे प्योर लाइन। क्या? प्योर लाइन। प्योर बोले तो बच्चा होमोजाइगस, क्या हो जाएगा? होमोजाइगस कंडीशन, प्योर लाइन बनाने का। ठीक है बच्चा, देखो तो जो मेंडल ने क्या किया था, वो प्यूरिटी को चेक करता था सेल्फिंग करा कर। क्या करा कर? सेल्फिंग कराता था, कंटिन्यूअस सेल्फिंग कराता था। बार बार एक ही प्लांट को अब एक दूसरे से क्रॉस कराकर प्योर वैरायटी या प्योर ब्रीडिंग डेवलप करता था। तो इसको भी लिख लेंगे मेंडल के द्वारा। प्योरिटी में भी लिख देता हूँ, प्योरिटी वाज चेक्ड बाय, किसके द्वारा? चेक्ड बाय सेल्फिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। मेंडल जो प्योर वैरायटी जो डेवलप कर रहा था वो कंटिन्यूअस सेल्फिंग से। ओके, और उसने देखो बच्चों जो गार्डन पे प्लांट पर स्टडी किया था, तो कितने ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी लिया था? 14 ट्रू वैरायटी। ओके बच्चों, तो इसको भी आपको समझ में आना चाहिए। तो मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज, 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज ऑफ गार्डन पी प्लांट। क्या? गार्डन पी प्लांट। जो गार्डन पी उसने लिया था, उसका कितना ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी था? 14, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है। ठीक है बच्चों, ये उसका तरीका था। ठीक है, अब ये 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी जो है वो डेवलप कैसे किया था मेंडल ने? कंटिन्यूअस सेल्फिंग और सिलेक्शन की मदद से। सेल्फिंग कराता था, सिलेक्ट करता था, जो ट्रू ब्रीडिंग आ गया उसको सिलेक्ट किया, जो नहीं आया उसको छोड़ दिया। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? बोलिए, है ना? तो इसको भी हम लोग देखेंगे। मेंडल डेवलप है ना ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज बाय कंटिन्यूअस सेल्फिंग एंड सिलेक्शन, है ना? कंटिन्यूअस सेल्फिंग कराता था और वो प्योर वैरायटी जो था उसको सिलेक्ट करता था। तो बाय कंटिन्यूअस सेल्फिंग एंड सिलेक्शन। मेरी बात समझ में आ रहा बच्चा? बोलो, ये मेंडल का तरीका था। मतलब अगर कहूँ मैं, अगर एक प्लांट उसने टॉल लिया, क्या लिया है? टॉल लिया है, तो इसको क्या करा दिया? सेल्फिंग करा दिया। क्या किया दे बच्चा? सेल्फिंग। अब जो प्लांट आएगा F1, क्या आएगा? F1, वो क्या होगा? टॉल। क्या होगा? टॉल। फिर इसका सेल्फिंग करा दिया, फिर से क्या आएगा? टॉल। इस तरह से देखो बच्चों क्या आ रहा है, बताओ। सेल्फिंग करा कर क्या सारे प्लांट टॉल आ गए कि नहीं आ गए? बोलिए, मेरी बात समझ रहा है? ये टॉल प्लांट था, इसी के जैसा एक और टॉल प्लांट लिया इसी की वैरायटी का, और उसको क्या करा दिया? सेल्फिंग करा दिया। तो F1 जनरेशन आया, वो भी टॉल आया, फिर इसको कराया, फिर इसको भी टॉल आया, यानी ये बन गया टॉल प्योर लाइन। क्या बन गया? टॉल प्योर लाइन। ठीक है बच्चों, ये आपका बात था। देखिए, कहने का मतलब है, अगर मेंडेलियन जेनेटिक्स का बात करें, या मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट टेक्निक था, उसमें मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट में जो पेरेंट होता था वो प्योर होता था। क्या होता था? प्योर होता था। मेरी बात समझिएगा, यानी पेरेंट जो लेता था वो होमोजाइगस कंडीशन, उसके जो जीनोटाइप होते थे होमोजाइगस कंडीशन में। तो इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों,
इसको भी लिख लेते हैं। इन केस ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट, मेंडल के सारे एक्सपेरिमेंट में जो उसने पेरेंट्स लिया था वो ट्रू ब्रीडिंग लिया था। क्या लिया था? ट्रू ब्रीडिंग लिया था। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, शॉर्ट में लिख लेते हैं बच्चों। इन केस ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को हम लोग मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं या पुकारते हैं। ठीक है, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था, जो पेरेंट था वो हमेशा क्या होता था, ऑलवेज टेकन प्योर, है ना, पेरेंटल जनरेशन इज ऑलवेज प्योर। तो इसको भी देख लेंगे, पेरेंटल जनरेशन इज ऑलवेज प्योर। ठीक है बच्चा, पेरेंटल जनरेशन क्या था, प्योर था। कोई दिक्कत? बोलिए, समझ में आ गया? यानी पेरेंट जो क्रॉस करा रहा था वो बिल्कुल प्योर पेरेंट्स को आपस में क्रॉस करा रहा था। कौन? मेंडल। ये इसका फर्स्ट स्टेप था। दूसरा जो था हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन, हाइब्रिडाइजेशन क्या कर रहा था सेकंड स्टेप में, स्टेप 2 में हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन प्योर पेरेंट्स। प्योर पेरेंट्स में हाइब्रिडाइज मतलब यानी जो प्लांट होगा या तो प्योर टॉल होगा, मतलब उसका जो जीनोटाइप आएगा बच्चा कैपिटल टी आएगा, और अगर वो ड्वार्फ ले रहा है तो ड्वार्फ तो वैसे ही होमोजाइगस में रहता है ना, यानी स्मॉल टी। ठीक है, तो इसको भी हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। सेकंड जो स्टेप है, स्टेप 2 हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन प्योर पेरेंट्स। ओके, प्योर पेरेंट्स। अब आपको तो पता होना चाहिए बच्चा, जो पी प्लांट है, गार्डन पी प्लांट है, वो क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, यानी उसके अंदर क्या रहेगा, स्टेमन भी रहेगा और पिस्टिल भी रहेगा। अगर मैं स्टेमन की बात करूं तो स्टेमन में क्या होता है बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके अंदर जो गैमेट बनाता है मेल सेक्स सेल, उसको एंथर बोलते हैं। यस या नो? तो प्योर कैसे हो, प्योर का मतलब होना चाहिए, कहने का मतलब है अगर उसमें एंथर भी है, पिस्टिल भी है, तो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है। क्या? सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, तो फिर क्रॉस तो हुआ नहीं, हाइब्रिडाइजेशन तो हुआ नहीं। तो उसने क्या किया था, मेंडल ने एंथर को रिमूव कर दिया था। क्या? एंथर को रिमूव कर दिया था, उस प्लांट से एंथर निकाल कर फेंक दिया। अब एंथर हट गया तो पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। दूसरी बात, जो पिस्टिल था, क्या पिस्टिल था, उसको बैगिंग कर दिया पेपर बैग से। क्या? पेपर बैग से, ताकि कोई अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन ना हो। और तीसरा जो उसने क्या किया था, टैगिंग किया था, मतलब ये सारा जो बैगिंग किया, एमैस्कुलेशन किया, ये सबको क्या किया, डेट और टाइम लिखकर नोट रखा था। किसने? मेंडल ने। मेरी बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? यानी स्टेप 2 में उसने क्या किया, पेरेंट्स को, पेरेंट प्लांट जो ले रहा था, पेरेंट जनरेशन ले रहा था, जिसको पी जनरेशन भी कहते हैं, उसको क्या बनाया, प्योर बनाया। क्या बनाया बच्चों? प्योर बनाया। ताकि प्योर प्लांट लेंगे तब हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। बोलिए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं बच्चों। चल, स्टेप 2 में फर्स्ट स्टेप जो था इमैस्कुलेशन। क्या? इमैस्कुलेशन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इमैस्कुलेशन में इस प्रोसेस में क्या किया था, एंथर इज रिमूव फ्रॉम द फ्लावर। ओके, एंथर को हटा दिया था, रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर। एंथर को क्या किया बच्चा, हटा दिया, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर। किस लिए हटाया था, टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन फ्लावर नहीं करे, इसलिए एंथर को कट कर हटा दिया। अगर आपने बेसिक डायग्राम देखा होगा फ्लावर का, तो कुछ इस तरह से पिस्टिल रहता है बच्चों, बोलो, इस तरह से पिस्टिल रहता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप बात करोगे, इस तरह से क्या निकला रहता है, एंथर। क्या रहता है, एंथर रहता है, नहीं रहता है? बोलिए, इधर भी ऐसे बनाता हूँ। इन सब एंथर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ऐसे ये रिमूव कर दिया। क्या कर दिया इसने, रिमूव कर दिया। क्यों कर दिया था, ताकि इसका सेल्फ फ्लावर जो है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करे। ठीक है, किस लिए, ताकि ये प्योर रहे। क्या रहे, प्योर रहे। मेरी बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? उसके बाद क्या किया बच्चों, बैगिंग कर दिया। क्या कर दिया, बैगिंग कर दिया। बैगिंग में क्या होता है, पिस्टिल को, है ना,
पेपर बैग से क्या कर दिया, कवर कर दिया, ताकि अनडिजायरेबल क्रॉस ना हो। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं सेकंड, फर्स्ट इमैस्कुलेशन और सेकंड बैगिंग, है ना। तो इसको भी देख लेते हैं बच्चों। चल, सेकंड बैगिंग, ने फ्लावर को बैगिंग कर दिया। अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेगा, बैगिंग विथ पेपर बैग, किससे बैग कवर कर दिया, पेपर बैग से। ठीक है, टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल क्रॉस पोलिनेशन। अनडिजायरेबल कि मतलब हम फ्लावर जो है, फ्लावर में कोई क्रॉस पोलिनेशन ना हो जाए। क्या, क्रॉस पोलिनेशन ना हो जाए। पोलिनेशन दो तरह का होता है। ठीक है, टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल क्रॉस पोलिनेशन। ओके बच्चों, ये बैगिंग होगी। ओके, ठीक है। थर्ड जो था टैगिंग। क्या, टैगिंग, वो जितने फ्लावर पर इसने क्या किया था, बैगिंग और टैगिंग किया था, बैगिंग और इमैस्कुलेशन किया था, सबको क्या किया, डेट और टाइम के साथ टैग किया था। क्या किया था, टैग किया था। मतलब वो चेक कर रहा था कि मतलब जैसे प्योर पेरेंट बनाने का ये क्या था, मेंडल का तरीका था। क्या था बच्चा, तरीका था, इमैस्कुलेशन, बैगिंग और टैगिंग, है ना। तो इसको लिख लेते बच्चों। टैगिंग में इमैस्कुलेटेड मतलब जिसका इमैस्कुलेशन हो गया है, इमैस्कुलेटेड एंड बैग्ड फ्लावर, ध्यान दीजिएगा, इमैस्कुलेटेड एंड बैग्ड फ्लावर आर टैग्ड विथ, क्या, टैग्ड विथ, है ना। टैग किया गया था किसके द्वारा बताओ, टैग्ड बाय राइटिंग डेट एंड टाइम ऑफ एवरी स्टेप। जो जो स्टेप वो करता था सबका प्रॉपर टाइम और क्या लिखता था, डेट लिखता था। तो वही मैं लिख रहा हूं, आर टैग्ड बाय राइटिंग डेट एंड टाइम ऑफ एवरी स्टेप। और इस तरह से उसने पेरेंट्स को प्योर बनाया था। क्या बनाया था, प्योर बनाया था। मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों, बोलिए। ये था मेंडल का एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। मतलब मेंडल इस तरह से अपना एक्सपेरिमेंट को बनाता था, एक्सपेरिमेंट करता था। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या देखेंगे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसके बाद पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है क्लास, अभी आज का क्लास जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, कुछ मैं फार्मूले बताऊंगा, है ना। बायोलॉजी में फार्मूले, बिल्कुल बायोलॉजी में फार्मूला होता है, बायोलॉजी में मैथ होता है। तो ये सब आज हम देखेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे बच्चों। तो लिख देते हैं टॉपिक आज का क्या हो जाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊंगा। देखो बच्चों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब हम किसी एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए जो क्रॉस करते हैं उसी को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बच्चों, यानी मेंडल जो था किसी एक पार्टिकुलर कैरेक्टर का स्टडी कर रहा है, उसके इनहेरिटेंस का, मतलब वो इनहेरिटेंस क्या है, प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, जेनेटिक कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है, आप जानते हो ना। तो किसी एक कैरेक्टर का, वो किसी एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी कर रहा था, उसी का नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेरी बात समझ आ रहा बच्चों, है ना। तो ये हम देख लेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इसका डेफिनेशन आना चाहिए आपको। ए क्रॉस, क्या लिखेंगे, ए क्रॉस डन टू स्टडी, है ना, स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर और टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। आपने, मैंने बताया था ना आपको, हर कैरेक्टर के दो ट्रेट होगा, दो कंट्रास्टिंग ट्रेट होगा, एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। तो ही मैं लिखा हूं क्रॉस डन टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर और टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। बोलिए, मेरी बात में नहीं आ रहा, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना। एक समय में एक ही कैरेक्टर की स्टडी, एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के स्टडी को। ठीक है, तो एट ए टाइम, बोलो। और आपको तो पता ही है, मेंडल जो था एक बार में एक या दो ही कैरेक्टर की स्टडी करता था, अनलाइक प्रीडिसेसर एक बार में बहुत लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर की स्टडी कर रहा था, है ना।
मेंडल जो था, मेंडल सक्सेस क्यों हुआ इनहेरिटेंस को समझाने में, फैक्टर के बारे में एक्सप्लेन कर पाने में। भले ही वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो अलग बात है, लेकिन बताया तो सही। 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, कार्ल कोरेस, ह्यूगो डे वेरिस और एरिक वॉन शेरमैक। उसने तो कहा ना कि भाई मेंडल पहले खोज चुका है। तो मेंडल सक्सेस इसीलिए था क्योंकि एक टाइम में वो एक कैरेक्टर को ही पढ़ता था, एक कैरेक्टर का ही एक्सपेरिमेंट करता था, जबकि उसके जो प्रीडिसेसर थे वो क्या करते थे, 3, 4, 5, 6 कैरेक्टर एक साथ पढ़ते थे। दैट लीड टू कंफ्यूजन, बोलो, और वो किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते थे। मेरी बात समझ नहीं आ रहा? तो चलिए, मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस को स्टडी किया एक बार, एक ही समय पर, एट ए टाइम। ओके, तो अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर, बच्चों लिख रहा हूं स्टेम हाइट, क्या स्टेम हाइट। ओके बच्चों, मैंने क्या लिखा, स्टेम हाइट लिखा, हाइट ऑफ पी प्लांट, बोलो स्टेम हाइट ऑफ पी प्लांट। ओके बच्चों, ये देखो हाइट में 2 आएगा, क्या 2 आएगा, एक आपका आ जाएगा टॉल और एक आएगा ड्वार्फ, 2 ट्रेट आएगा ना। तो ये दोनों क्या हो गया, 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट, क्या हो गया, कंट्रास्टिंग ट्रेट। तो ये देख लीजिए 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट होगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये देखो ये क्या हो गया बच्चा, ये 1 कैरेक्टर, क्या हो गया, एक कैरेक्टर। ये स्टेम हाइट एक कैरेक्टर है और टॉल और ड्वार्फ उस कैरेक्टर का क्या है, ट्रेट है। क्या है, ट्रेट है। मैंने स्टार्टिंग का जो बेसिक लेक्चर बनाया था जेनेटिक्स का, उसमें मैंने बताया था कैरेक्टर क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का फीचर होता है। क्या होता है, फीचर होता है, बोलो। और ट्रेट क्या होता है, वेरिएबल फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, उस कैरेक्टर का अलग अलग फॉर्म, वो कहलाता है ट्रेट। तो स्टेम हाइट कैरेक्टर और आपका टॉल और ड्वार्फ क्या हो गया, ट्रेट हो गया, कंट्रास्टिंग ट्रेट हो गया, कंट्रास्ट कर रहा है, एक टॉल हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है। क्लियर, बोलिए। और देख लीजिए बच्चों, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस सारे किया था, बट सारा डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं किया था। मैं ये क्या बोल रहा हूं, मतलब जितने भी कंट्रास्टिंग ट्रेट थे सबका मोनोहाइब्रिड, जितना भी कैरेक्टर था सबका मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। किसने, मेंडल ने, बोलिए। लेकिन सारे कैरेक्टर का डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं किया था, बोलिए। ये आपको ध्यान में आना चाहिए, ठीक है बच्चों। यानी अगर पूछा जाए कि आपसे एक सवाल नीट में हो सकता आ जाए कि क्या मेंडल ने सभी सारे कैरेक्टर का डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था, तो नहीं, क्या नहीं, बोलो। कितने कैरेक्टर लिए थे मेंडल ने, 7 कैरेक्टर लिया ना भाई, 7 कैरेक्टर, तो 7 मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, लेकिन सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं किया। कोई दिक्कत? तो इसको भी हम छोटा सा नोट करते हुए चलेंगे। मेंडल परफॉर्म ऑल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसने क्या किया था, बनाया था, बट डिड नॉट परफॉर्म ऑल डाई हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन बच्चों ध्यान देना, सभी डाई हाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म नहीं किया था, नहीं बनाया था। कोई दिक्कत बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आ जाते हैं। क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आ जाते हैं। क्रॉस कैसे होता है उसको भी हम लोग आज देखेंगे। कोई दिक्कत? चलिए बच्चों, पहले जब भी आप क्रॉस कराइएगा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये बोर्ड से सवाल इसमें आ सकता है, जो भी आप बनेगा, तो पहले पेरेंटल जनरेशन, क्या पेरेंटल जनरेशन का हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो मैं पेरेंट ले लेता हूं, इधर मैंने लिया फीमेल, मेल। ओके बच्चों, पेरेंट्स, ये क्या है, पेरेंट्स। ठीक है बच्चों, जो मैंने फीमेल लिया है वो प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ। ओके, देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। ये क्या है बच्चों, प्योर टॉल प्लांट, और ये क्या है, प्योर ड्वार्फ। ओके बच्चों, ठीक है। अब प्योर टॉल का जीनोटाइप क्या होगा बच्चा, बोलो, कैपिटल टी होगा। मेरी बात में आ रहा नहीं आ रहा, कैपिटल टी।
और इसका स्मॉल टी। ड्वार्फ तो होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट होता है ना। अब देखो बच्चों गैमेट फॉर्मेशन, क्या गैमेट, तो आपको मैंने बताया था, मैंने गैमेट फॉर्मेशन का भी एक लेक्चर दिया है, उसमें मैंने बोला था अगर सिमिलर अलील हो तो सिंगल अलील आएगा गैमेट में, बोलो, यानी गैमेट्स, बोलिए, यानी कैपिटल टी, और इधर क्या आएगा, इधर भी गैमेट लिख दो भाई, स्मॉल टी, क्या आएगा, स्मॉल टी, दोनों के बीच में क्रॉस होगा मेरे प्यारे बच्चों, और क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, F1 जनरेशन, क्या हो जाएगा, F1 जनरेशन, यानी कहने का मतलब जो फर्स्ट जनरेशन आएगा प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ में, वो सारा का सारा क्या आ जाएगा, ऑल आर टॉल, क्या आ जाएगा, ऑल आर टॉल। ये ध्यान दो, कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट अलील, और स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव अलील। तो जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर डोमिनेंट आ रहा है तो डोमिनेंट अलील एक्सप्रेस होता है, यानी डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस होगा, ध्यान दीजिएगा, क्या डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस होगा, है ना। इसकी ये क्या हाइड हो जाएगा, ये छुप जाएगा, बोलिए मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है बच्चों, जो फर्स्ट जनरेशन होगा सारा का सारा क्या हो जाएगा, बोलिए टॉल, क्या हो जाएगा, टॉल। अब देखो बच्चों मेंडल ने क्या करा दिया, F1 जनरेशन का सेल्फिंग, यानी जो F2 जनरेशन बनेगा वो F1 इंटू F2, बोलो, चलिए। मेंडल को तो कुछ दिखा नहीं, इसमें सारे टॉल दिख गए, मेंडल सरप्राइज हो गया कि अरे भाई ये तो मैंने प्योर लिया था, बोलो तो ड्वार्फ क्यों नहीं आया, तो इसको भी देखते हैं, चलिए। नोट्स, क्लास का जो नोट्स है जो मैं लिखवा रहा हूँ बहुत ही वैल्यूएबल है, इसको आप साथ साथ बनाते हैं, चलिए ठीक है बच्चों। चलिए इधर देखिए, जो F2 जनरेशन बनेगा, F2 जनरेशन बनेगा, यानी मेंडल ने क्या करा दिया बच्चों, सेल्फिंग, क्या करा दिया, सेल्फिंग, किसका, F1 का। जो F1 बना था वो हाइब्रिड बना था, सेल्फिंग, ठीक है बच्चों। अब क्या, F1 इंटू F1, ओके, यानी कैपिटल T इंटू कैपिटल T, बोलिए बच्चों। अब यहां पर हम लोग क्या बनाएंगे, गैमेट, क्या बनाएंगे, गैमेट, बोलो बच्चा, गैमेट बनाएंगे। तो गैमेट बनेगा तो दो तरह का गैमेट बनेगा ना, बनेगा या नहीं बनेगा, एक कैपिटल T और एक स्मॉल टी, और एक क्या बनेगा बच्चों, बोलो, कैपिटल T और एक स्मॉल टी। जब हम F2 जनरेशन, F2 क्रॉस बनाएंगे, सेकंड जनरेशन का क्रॉस कराएंगे, उसके लिए हम लोग बनाएंगे चेकर बोर्ड, क्या बनाएंगे बच्चों, चेकर बोर्ड, चेकर बोर्ड बना लीजिए, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से आप चेकर बोर्ड बना सकते हैं, कोई दिक्कत। मेल को हॉरिजॉन्टल, फीमेल को वर्टिकल, ये चेकर बोर्ड का रूल है ना बच्चा। फिर गैमेट नोट डाउन कर लो, तो मेल का गैमेट, मैं अगर इसको फीमेल मान लेता हूं इस तरह से, यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान देना, कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी। देखो बच्चों यहां पर फर्स्ट कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी, और स्मॉल टी स्मॉल टी, ध्यान दीजिए। अब मेंडल जो था बच्चों सेकंड जनरेशन में, उसको स्मॉल टी वाला मिला, जो कि फर्स्ट जनरेशन में नहीं मिला था। मेरी बात समझ नहीं आ रहा। तो मेंडल ने क्या किया, कंक्लूड किया, उसको देखते हैं। यानी ये तुम आपका क्या है, F2 जनरेशन है कि नहीं है, बोलो भाई। यानी ये क्या है, टॉल, क्या है बच्चों, टॉल। ये भी क्या है, टॉल, इम्प्योर टॉल है, हाइब्रिड है। ये भी क्या है, टॉल, बट ये क्या है बच्चों, ये है आपका ड्वार्फ। क्या है, ड्वार्फ। मेरी बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बोलिए। ये आपको इस तरह से आना चाहिए। तो मेंडल का कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन ऑफ F2 जनरेशन, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए ये नोट डाउन कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंक्लूजन ऑफ F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में मेंडल को क्या क्या मिला। F1 में तो सारे क्या आ गए थे, टॉल आ गए थे, हाइब्रिड टॉल, इम्प्योर टॉल था। लेकिन F2 जनरेशन में उसको ड्वार्फ भी मिला। क्या, ड्वार्फ भी मिला। तो इसको एक टॉपिक दे देते हैं बच्चों, कंक्लूजन ऑफ F2 जनरेशन। मेंडल ने जो क्रॉस कराया था
उसका F2 जनरेशन का क्या क्या कंक्लूजन मिला। तो पहला जो हम बच्चों करेंगे वो फेनोटाइप रेशियो, फेनोटिपिक रेशियो करेंगे। फेनोटिपिक रेशियो जानते हो आप, फेनोटाइप क्या होता है? एक्सटर्नल एक्सप्रेशन फॉर पार्टिकुलर कैरेक्टर इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो कैरेक्टर क्या है? स्टेम हाइट लिया हमने, तो फर्स्ट क्या बच्चों? फेनोटाइप रेशियो, फेनोटाइप रेशियो। तो आपने चेकर बोर्ड में देखा होगा दो तरह का फिनोटाइप दिख रहा है, या तो टॉल है या ड्वार्फ है, ठीक है बच्चों। तो यानी टॉल इज टू ड्वार्फ, दो ही ट्रेट है ना भैया। तो टॉल प्लांट कितना बना? 3 और ड्वार्फ 1। टोटल कितने प्लांट बने थे? 4। कितने? 4 ऑफिस बना, उसमें से 3 क्या होगा? टॉल होगा, और एक क्या होगा बच्चों? ड्वार्फ होगा। मेरी बात समझ में आया नहीं आया? चलिए सेकंड क्या बचा? जीनोटाइप रेशियो। क्या? जीनोटाइप रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो क्या है? तो बच्चों कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो कैपिटल टी कितना है? 1 है। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है? 2 है। और स्मॉल टी कितना है? 1 है। चेकर बोर्ड ध्यान में नहीं, चेकर बोर्ड मैंने बनाया था ना अभी, देख लो। इस तरह से मैं यहाँ पर छोटा सा बना देता हूँ, मैंने रब कर दिया था। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे था ना। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। आप देख सकते हो 4 एम्ब्रियो बन रहा ना बच्चा। 4 में कैपिटल टी कितना है? 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है? 2 है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी कितना है? 1 है बच्चों। तो वही मैंने लिखा जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:1। कोई दिक्कत? समझ में आया नहीं आया बच्चों? बोलिए। ये ऐसे आपको आना चाहिए। अगर मैं बात करूं प्योर टॉल का, क्या? प्योर टॉल प्लांट कितना बना? बोलिए। 1 बना। प्योर टॉल प्लांट अगर मैं बात कर रहा हूं तो जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी। याद करो मैंने फंडामेंटल जो पढ़ाया था जेनेटिक्स का, तो उसमें मैंने बताया था कि आप जीनोटाइप को देखकर क्या कर सकते हो? फिनोटाइप बता सकते हो, लेकिन फिनोटाइप को देखकर जीनोटाइप नहीं बता सकते हो। ये कैपिटल टी है, ये प्योर टॉल होगा। क्या होगा? प्योर टॉल होगा। ये कितना बना बच्चों? 1/4। 4 में से 1 प्लांट जो होगा वो प्योर टॉल होगा। क्या होगा? प्योर टॉल। ये हो गया बच्चों। दूसरा इम्प्योर टॉल, या उसी को बोलेंगे हाइब्रिड टॉल। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड टॉल। हाइब्रिड इसलिए बोला बच्चों क्योंकि वो क्या है? हेट्रोजाइगस कंडीशन। टॉल होगा बिल्कुल। अब ये मत सोचना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर कैपिटल टी स्मॉल टी है ना तो मीडियम हाइट का होगा। नहीं, टॉल होगा। इससे कोई फैक्टर नहीं है। मेन ये आना चाहिए डोमिनेंट अलील आया या नहीं आया, ये बात डिसाइड करता है। बोलिए। ये आया ना भाई, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टॉलनेस के लिए। डोमिनेंट टी एलील, डोमिनेंट कैपिटल टी एलील किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टॉलनेस के लिए। तो ये आ गया तो प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा। बोलो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो वही मैं लिख रहा हूं इम्प्योर टॉल मतलब प्योर ना होकर इम्प्योर। कितना है? 2 है ना। यानी कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, यानी 2/4। क्या? 2/4। और बच्चों प्योर ड्वार्फ प्लांट, अगर मैं प्योर नहीं लिखूं, केवल ड्वार्फ भी लिखूं तो भी सही माना जाएगा। क्यों? ड्वार्फ कब होगा? होमोजाइगस कंडीशन में। स्मॉल टी स्मॉल टी रहना ही पड़ेगा। तो स्मॉल टी कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 1 है। क्या? 1 है, यानी 1/4। अगर आप परसेंटेज में बात करें बच्चों, ये कितना परसेंट होगा? 25%। ये कितना परसेंट होगा? 50%। और ये कितना होगा? 25%। अगर मैं ओवरऑल टॉल का बात करूं, ओवरऑल टॉल, प्योर टॉल, इम्प्योर टॉल, तो टॉल कितना हो गया बच्चों? टॉल आपका हो गया 75% और ड्वार्फ कितना हो गया? बोलिए 25%। कोई दिक्कत? समझ में आया या नहीं आया? आ गया। कोई दिक्कत? चलिए बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है। अब एक फॉर्मूला है जिससे आप जीनोटाइप बता सकते हो, फिनोटाइप बता सकते हो और
क्या बता सकते हो, बोलो बच्चों, नंबर ऑफ जाइगोट। वो फॉर्मूला को आप नोट कर लो, क्या कर लो, नोट कर लो। तो ये भी देखते हैं, ये कंक्लूजन में ही आएगा, इसको रब कर देते हैं बच्चों, जगह की कमी है। चलिए, तो नंबर ऑफ क्या, पहले फिनोटाइप, क्या नंबर ऑफ फिनोटाइप। तो F2 में फिनोटाइप कितना बन रहा है, 2, टॉल और ड्वार्फ। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप इक्वल टू होगा 2 टू द पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड, क्या नंबर ऑफ हाइब्रिड। तो F2 जनरेशन में कितने हाइब्रिड बच्चों, एक ही है, बोलो, यानी 2 टू द पावर 1, क्या 2 टू द पावर 1, यानी कितना फिनोटाइप आएगा, 2। तो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टॉल और ड्वार्फ। दूसरा बच्चों, नंबर ऑफ जीनोटाइप, जीनोटाइप कितने आएंगे, यस या नो, ये होता है 3 टू द पावर n, यानी n का मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड। अरे भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी एक ही हाइब्रिड है ना, ये मोनो हाइब्रिड है ना, बोलो भैया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ये कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 1, दैट इज 3। तो 3 तरह का जाएगा जीनोटाइप बन रहा कि नहीं बन रहा है, कौन कौन, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। और फिनोटाइप कितने तरह का, 2 तरह का, टॉल और ड्वार्फ। या तो प्लांट क्या है, टॉल है और ड्वार्फ है। अब नंबर ऑफ जाइगोट, कितना जाइगोट बना, जाइगोट बोले तो ऑफ स्प्रिंग, क्या ऑफ स्प्रिंग, नंबर ऑफ जाइगोट या ऑफ स्प्रिंग। अगर आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो यहाँ पर कितने ऑफ स्प्रिंग बना है, 4, 1 2 3 4 बना ना, इसका हो जाता है 4 टू द पावर n, क्या 4 टू द पावर n, यानी 4 टू द पावर 1 इक्वल टू 4, बना ना। मेरी बात समझ में आ रहा है, यार कौन कौन सा बना है, देख लो, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल टी। समझ में आया या नहीं आया। तो ये कुछ फार्मूले हैं, इसको आपको क्या कर लेना है, ध्यान में रखना है, ताकि आप कोई भी क्रॉस का, n का मतलब यहाँ पर क्या है, ये भी देख लो, नंबर ऑफ हाइब्रिड, नंबर ऑफ हाइब्रिड या बोलेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन, क्या हेट्रोजाइगस। बोलिए समझ में आया नहीं आया। तो एक ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में एक ही, एक कैपिटल टी स्मॉल टी था। चलिए ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो बच्चों, कुछ मैं आपको क्या बोलता है, पैटर्न एक दिखाना चाहता हूँ, क्या पैटर्न दिखाना चाहता हूँ, उसको पैटर्न से आप क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। एक पैटर्न है, मैं जनरेशन वाइज दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको समझ में एक बेसिक बातें आपको समझ में आ जाएगी, जिसको मैं पहले लिख लेता हूँ एक डायग्राम की मदद से, एक टेबुलर फॉर्म की मदद से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देखिएगा, ठीक है बच्चों। देखिए इस क्रॉस को रहने दीजिए। देखिए अगर मैं बच्चों बात करूं मैं जनरेशन का, ठीक है, जनरेशन का ऐसे पेरेंटल जनरेशन, F1 जनरेशन है ना, वो सब बात करना चीज है। मैं 3 कॉलम बनाऊंगा, 3 कॉलम ऐसे ऐसे। ये क्या है बच्चों, जनरेशन। कौन कौन सा जनरेशन लेंगे, इसमें लेंगे होमोजाइगस, क्या होमोजाइगस, होमोजाइगस लेंगे या होमोजाइगोसिटी लेंगे। होमोजाइगस कहने का मतलब सिमिलर अलील, क्या रहेगा, सिमिलर अलील। और यहां क्या लेंगे बच्चों, हेटेरोजाइगोसिटी, ओके। डिसिमिलर अलील, अगर होमोजाइगोसिटी क्या हो गया, प्योर, क्या हो गया, प्योर। और ये क्या हो गया बच्चों, इम्प्योर, क्या हो गया, इम्प्योर। अब देखो बच्चों फर्स्ट जनरेशन, क्या पेरेंटल जनरेशन, पेरेंट का जनरेशन क्या है वो देखेंगे। तो अगर आप पेरेंट का जनरेशन देखेंगे बच्चों, देखो फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, मैं जनरेशन लिख दिया। तो पेरेंट जब फर्स्ट क्रॉस हुआ था पेरेंट का, सारे पेरेंट्स क्या थे, प्योर थे, प्योर टॉल, प्योर ड्वार्फ। तो प्योर कितना था, 100%। F1 जो हमने बनाया था उसमें क्रॉस प्योर प्लांट्स के बीच में होता ना, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ। हेट्रोजाइगोसिटी का था नहीं, 0% था, ये हो गया। अब देखो बच्चों F1 जनरेशन, ये पेरेंटल जनरेशन हो गया। अब किसका, F1, क्या F1 में किया, क्रॉस पॉलिनेशन से किया। देखो बच्चों F1 किसके द्वारा, बाय क्रॉस पॉलिनेशन। जब F1 आया तो होमोजाइगस कितना है,
0%। कितना है? 0%। और हेटेरोजाइगस कितना है? 100%। देखो ना, अगर आप समझ नहीं रहे होते, कैपिटल टी स्मॉल टी, पेरेंट्स प्योर है पूरा तो 100% होमोजाइगसिटी है। हेटेरोजाइगस है क्या पेरेंट्स? नो। अब बच्चों इसको मैंने क्रॉस कराता है तो क्या बनता है? कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है। बोलो बच्चों, F1 जनरेशन जो आया उसमें होमोजाइगस कितना है? 0%। हेटेरोजाइगस कितना है? 100%। सारे के सारे प्लांट क्या होगा? ऑल आर हाइब्रिड टॉल। सभी के सभी क्या होगा बच्चों? हाइब्रिड टॉल। क्या होगा? इम्प्योर टॉल। तो वही हेटेरोजाइगस हो गया। अब चलो बच्चों F2 जनरेशन। क्या? F2 जनरेशन। जब F2 जनरेशन की बात करोगे तो होमोजाइगस कितने हैं? बोलो भाई 50%। कितना है? 50%। देखो ना F2 में ये कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों कितना हो गया बच्चा? 50%। और ये कितना हो गया? 50%। यानी होमोजाइगोसिटी 50% और हेटेरोजाइगोसिटी भी 50% होगा। अब देखो बच्चों F3 जनरेशन। क्या? F3 जनरेशन क्या होगा बच्चों बताओ? ये आपका हो जाएगा 25% और ये हो जाएगा 75%। मैं दिखाता हूँ सब दिखाता हूँ। ये देखो बच्चा, ये F4 क्या हो गया? F4 इसका हाफ हो जाएगा 12.5% और ये हो जाएगा आपका 87.5%। तो आपको कुछ चीज दिख रहा होगा। क्या चीज दिख रहा होगा? कि जैसे जैसे हम जनरेशन बढ़ा रहे हैं क्या हो रहा है? होमोजाइगोसिटी घट रहा है। देखो F2 में यहां तक दोनों क्या था? सेम था, 50%। ओके, जैसे थर्ड जनरेशन किया ये हाफ हो गया और ये बढ़ गया, डिक्रीज बाय 25% और ये इंक्रीज बाय 25%। बोलो भाई समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और सिमिलर ये भी क्या हो गया? डिक्रीज बाय 12.5%, इंक्रीज बाय 12.5%। 75% में 12.5% ऐड करोगे तो 87.5% होगा कि नहीं होगा? बोलिए भैया। यानी कहने का मतलब है बच्चों, जब हम होमोजाइगस क्रॉस कराते हैं, क्या होमोजाइगस क्रॉस कराते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है बताओ? सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो क्या देखने को मिलेगा? सेल्फ पॉलिनेशन इंक्रीज करता है होमोजाइगोसिटी। क्या? होमोजाइगोसिटी। यानी जो आप सेल्फ पॉलिनेशन कराइएगा तो प्लांट सब के सब क्या होगा? होमोजाइगस होगा। और क्रॉस पॉलिनेशन कराइएगा तो सारे के सारे प्लांट क्या होगा? मतलब किसकी चांसेस ज्यादा रहेगा? बोलिए हेटेरोजाइगोसिटी की। नहीं समझ में आया? ये सारे के सारे क्या हुआ? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या हुआ? क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है? जैसा होमोजाइगस को कोई नया चेंज आएगा ही नहीं आएगा। मेरी बात, जैसे टॉल का होमोजाइगस कराया तो टॉल ही आएगा, कैपिटल टी आएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी भी आ सकता है लेकिन वो सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं आएगा। किस में आएगा बच्चा? क्रॉस पॉलिनेशन। जब हम उसका क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे। मेरी बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बोलिए। तो जब भी आप सेल्फ पॉलिनेशन करते हो तो किसको इंक्रीज करता है? होमोजाइगोसिटी की। होमोजाइगस कैरेक्टर, होमोजाइगस ट्रेट आने का ज्यादा चांस है। बोलिए, है ना? तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं? लिख लेते हैं। ठीक है, इसको रब कर दे बच्चों। देखो ना, चल, यानी सेल्फ पॉलिनेशन इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी। और जब हम क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे बच्चा तो क्या आएगा? बोलो हेटेरोजाइगोसिटी। हेटेरोजाइगस कैरेक्टर का, हेटेरोजाइगस कंडीशन आने का चांसेज ज्यादा है। तो ये लिख लेंगे क्या? सेल्फ पॉलिनेशन। जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो किसको इंक्रीज करेगा? इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी। बोलिए। और क्रॉस पॉलिनेशन है बच्चों, वो किसको इंक्रीज करेगा? हेटेरोजाइगोसिटी का मतलब हेटेरोजाइगस कैरेक्टर्स, हेटेरोजाइगस ट्रेट आने की ज्यादा संभावना है। कोई दिक्कत? अब देखो बच्चों, मेंडल ने क्या यूज किया? एक्सपेरिमेंट। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो सिलेक्शन और सेल्फिंग। मेंडल सेल्फिंग कराते गया, सिलेक्ट करता गया। क्या करता गया? सिलेक्ट करता गया। किसका? इनहेरिटेंस। बोलो, जो ऑफस्प्रिंग में आ रहा है उस कैरेक्टर वाले प्लांट को सिलेक्ट करता गया। तो मैं वही लिखने जा रहा हूं बच्चों। मेंडल यूज्ड
मेंडल ने क्या यूज किया भैया, दो तरह के यूज किया। एक क्या किया, सेल्फिंग, क्या, सेल्फिंग और सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट या ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज। क्लियर, समझ में आया या नहीं आया? मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो बच्चों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या रिजल्ट मिला, मोनोहाइब्रिड से क्या कंक्लूजन हुआ, ओके इसको देखते हैं। जैसे कंक्लूजन ऑफ F2 जनरेशन देखा थे ना, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या, तो देखो मैं समरी बता देता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ। जब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म कर लिया, क्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म कर लिया, तीन पोस्टुलेट दिया था, क्या तीन पोस्टुलेट दिया था। तीनों पोस्टुलेट क्या, एक तो आपका पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर, क्या पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर, दूसरा पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंट और तीसरा पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन। सारे एक एक कर हम पढ़ेंगे, ठीक है ये पढ़ लेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस आज हम लोग खत्म कर लेंगे। मेरी बात समझ में आया नहीं आया? ठीक है बच्चों, तो चलो इसको देख लेते हैं। कंक्लूजन ऑफ, या कंक्लूजन बोले तो रिजल्ट, मेंडल को क्या देखने को मिला, मेंडल ने क्या कंक्लूड किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर, यस या नो? तो इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो एक टॉपिक देते हैं, कंक्लूजन ऑफ, कंक्लूजन अगर मैं बातें कर रहा हूं तो क्या बातें कर रहा हूं, रिजल्ट है ना, ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो किसने कराया, मेंडल ने कराया कि नहीं कराया, बोलो बच्चे। अब इस पर उसको क्या क्या देखने को मिला, तो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल प्रपोज 3 पोस्टुलेट है ना, विच हैव बीन कन्वर्टेड टू 2 लॉज ऑफ हेरिडिटी। याद करो किसने, कार्ल कोरेंस ने। कार्ल कोरेंस ने क्या किया था, दो मेंडल के तीन पोस्टुलेट में से 2 पोस्टुलेट को लॉज ऑफ हेरिडिटी में बदल दिया था। मैंने आपको लिखाया भी था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसको हम देखते हैं, देखो बच्चे लिख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। मेंडल proposed 3 postulates, क्या 3 postulates which have been converted into 2 laws of heredity, laws of heredity। 3 पोस्टुलेट दिया किसने भैया, मेंडल ने। किसने, मेंडल ने। उन तीनों पोस्टुलेट में से 2 को लॉ ऑफ हेरिडिटी में क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेंडल ने कितने, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद मेंडल ने कितने पोस्टुलेट दिया था, तो 3 पोस्टुलेट दिया था। आपको ये बात ध्यान में रखना है। अगर मैं सबको लिखना चाहूं तो लिख लेता हूं, पोस्टुलेट 1, क्या पोस्टुलेट 1, पोस्टुलेट 1 क्या कहता है, पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर, क्या पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर। मेंडल सोच लो 1865 में सब तैयार कर चुका था, 63 सॉरी, पोस्टुलेट ऑफ पेयर फैक्टर। मेंडल जीन को नहीं जानता था, याद करो मैंने बताया भी था आपको। और मेंडल के लिए यही सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी कि वो फैक्टर को समझा नहीं पा रहा था। मेंडल बोल रहा था कि फैक्टर क्या है, स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट है, लेकिन उसके कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, यह फैक्टर किससे बना है वो नहीं बता पाया था। मेरी बात समझ आ रहा है? सेकेंड पोस्टुलेट, पोस्टुलेट 2, पोस्टुलेट 2 क्या है बच्चों, पोस्टुलेट ऑफ, बताइए, डोमिनेंस, क्या पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस। ओके बच्चों। थर्ड पोस्टुलेट, 3 पोस्टुलेट दिया था, थर्ड जो पोस्टुलेट है बच्चों वो क्या है, पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन। क्या है, पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन। मेरी बात समझ में आ रहा है बच्चा? ओके। इसमें से जो सेकंड और थर्ड पोस्टुलेट है इसको लॉ ऑफ हेरिडिटी में बदला गया है। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूं, बोलो भाई, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको स्टडी करेंगे 1 बाय 1।
फिर क्या है बच्चों, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, हेरिडिटी के दो लॉ में कन्वर्ट कर दिया गया, किसके, मेंडल के तीनों पोस्टुलेट में से दो को लॉ बना दिया गया, किसका, हेरिडिटी का। कोई दिक्कत, समझ में आया? चलिए अब हम बारी बारी से एक एक कर थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में तीनों पोस्टुलेट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो पोस्टुलेट वन क्या है, पोस्टुलेट ऑफ पीरियड फैक्टर। तो मैं इसको बता देता हूं, मेंडल के अकॉर्डिंग जो फैक्टर था वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, पेयर के फॉर्म में। किस फॉर्म में, पेयर के फॉर्म में। बोलिए, समझे या नहीं समझे, है ना? या ऐसे भी कह सकते हो कि मेंडल के अकॉर्डिंग जितने भी कैरेक्टर है वो किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, फैक्टर के द्वारा। किसके द्वारा, फैक्टर के द्वारा, ठीक है। तो ये भी लिख लेते हैं, फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर। फर्स्ट क्या है, पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर। ओके बच्चों, चलिए। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय यूनिट फैक्टर, है ना। हर कैरेक्टर जो है एक फैक्टर के द्वारा क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। बिल्कुल, मेंडल ये इस बात पर अड़िग रहा और यही बाद में फैक्टर क्या कहलाया, जीन। जो हमारे अंदर जितने भी कैरेक्टर है सब किसके द्वारा कंट्रोल होता है, जीन के द्वारा। जीन रिस्पॉन्सिबल होता है ना, मैंने जीन का डेफिनेशन भी दिया था, है ना। क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर के सिंथेसिस के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, उसी को नाम बोलते हैं जीन। तो आपको ध्यान में रखना है। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल के अकॉर्डिंग टू मेंडल ईच कैरेक्टर, हर कैरेक्टर, ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय यूनिट फैक्टर। ओके, यूनिट फैक्टर, बोलो भाई। और जो फैक्टर होता है बच्चों वो किस पेयर में फॉर्म करेगा, अकॉर्डिंग पेयर, फॉर्म ऑफ पेयर, मतलब 2n, सिंगल नहीं रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जितना भी फैक्टर है वो किस फॉर्म में रहेगा, बोलो 2n के फॉर्म में। तो ये भी लिख लो, मेंडल समझा दिया है, देख लो। और आप तो जानते ही हो जीन का 2 अलील होता है, बोलो। जीन अलील 2 होता है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। अलील क्या होता है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। तो ईच फैक्टर अकर इन फॉर्म ऑफ पेयर्स। पेयर्स के फॉर्म में क्या होगा बच्चों, फैक्टर एग्जिस्ट होगा। देखो ना, जैसे अगर मैं टॉल बोल रहा हूं, टॉल प्लांट, क्या बोल रहा हूं बच्चों, टॉल प्लांट, यानी क्या हो सकता है, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। बोलिए, है ना। तो किसमें है बताइए, पेयर के फॉर्म में है कि नहीं है। अगर मैं ड्वार्फ बोल रहा हूं तो क्या होगा, स्मॉल टी। केवल आप एक अलील को देखकर नहीं बता सकते हो। क्या मैं टी अलील, स्मॉल टी अलील को देखकर बोल दूंगा टॉल है, नहीं बच्चा। बोलो, स्मॉल टी अलील तो यहां भी है, तो ये ड्वार्फ है क्या, सॉरी। केवल मैं एक अलील को देखकर बता सकता हूं कि क्या है वो, उसका फिनोटाइप नहीं। जैसे स्मॉल टी, अगर एक स्मॉल टी अलील रहता तो हम बोल देते कि ये ड्वार्फ है, नहीं। बोलो भाई, क्योंकि एक स्मॉल टी अलील तो यहाँ भी है, तो ये भी ड्वार्फ होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, बोलिए, पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर है। कोई दिक्कत? चलिए, सेकंड पोस्टुलेट है बच्चों, वो है पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंट। क्या है, पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंट। सेकंड जो दिया था किसने, मेंडल ने, पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंट। देखिए, अगर डिसिमिलर ट्रेट आता है, क्या डिसिमिलर ट्रेट आता है, तो जो डोमिनेंट अलील होगा, डोमिनेंट अलील, डिसिमिलर अलील आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डिसिमिलर अलील, डिसिमिलर फैक्टर है, तो उसमें से जो डोमिनेंट फैक्टर होगा वो अपने आप को क्या करेगा बच्चों, एक्सप्रेस करेगा। क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, है ना। उसको बोलेंगे डोमिनेंट यूनिट फैक्टर। और एक जो है बच्चा अदर यूनिट फैक्टर जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रिसेसिव यूनिट फैक्टर। मेरी बात समझ में आया नहीं आया बच्चों, ठीक है। तो पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस में देखो, सेकंड पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस की बात आई तो अगर डिसिमिलर फैक्टर है, क्या है, डिसिमिलर फैक्टर है, देखिएगा ऐसे,
अगर इसका अकॉर्डिंग क्या हुआ, इन केस ऑफ डिसिमिलर यूनिट फैक्टर, ओके, डिसिमिलर यूनिट फैक्टर मतलब सिमिलर ना हो तो मैं ले लेता हूं एक, देखो अभी क्रॉस कराया था ना, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला ले लेता हूं, बोलो भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला ले लेता हूं, यानी ये जो कंडीशन होगा डिसिमिलर का क्या होगा, हेट्रोजाइगस, क्या होगा बच्चा, हेट्रोजाइगस कंडीशन, क्या होगा, हेट्रोजाइगस, यानी अगर डिसिमिलर यूनिट फैक्टर की बात करें तो वन यूनिट फैक्टर इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, है ना, वन यूनिट फैक्टर इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, एक जो यूनिट फैक्टर है इन दोनों डिसिमिलर यूनिट फैक्टर में से एक अपने आप को क्या कर पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है, एक्सप्रेस इटसेल्फ, इसको बोलेंगे डोमिनेंट, दैट इज नोन एज डोमिनेंट यूनिट फैक्टर, वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट यूनिट फैक्टर कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, बोलो बच्चों, बिल्कुल, यानी दो अलील हैं, डिसिमिलर अलील हैं, मैं अलील में बोल रहा हूं, फैक्टर है तो एक अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है तो डोमिनेंट बन गया, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है वो रिसेसिव यूनिट फैक्टर कहलाएगा, क्या, रिसेसिव यूनिट फैक्टर, है ना, वेयर एज अदर यूनिट फैक्टर दैट डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड रिसेसिव यूनिट फैक्टर, कहेंगे या नहीं कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, रिसेसिव यूनिट फैक्टर वो कहलाता है, कोई दिक्कत, बोलिए, है ना, जो अपने आप को एक्सप्रेस, मतलब जब वो शो नहीं हो रहा है, जब क्रॉस बना रहा है तो वो वैरायटी देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे देखो बच्चों, मैं अगर कैपिटल टी क्रॉस कराया स्मॉल टी से तो सारे क्या बन गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, अब ये देखो ना, कैपिटल टी स्मॉल टी बच्चा, इसमें से ये कैपिटल टी एक्सप्रेस ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टॉल के लिए, ये प्लांट क्या आ रहा है, टॉल, क्या आ रहा है, टॉल, जबकि ये फैक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बोलो भाई, ये फैक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ड्वार्फ के लिए, तो क्या ड्वार्फ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, F1 जनरेशन में, यानी कहने का मतलब बच्चों, ये जो कैपिटल टी है ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है तो डोमिनेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डोमिनेंट, और ये स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, रिसेसिव यूनिट फैक्टर, यानी ध्यान दीजिएगा, कैपिटल टी क्या हो गया, डोमिनेंट यूनिट फैक्टर, ये डोमिनेंट यूनिट फैक्टर कहलाया, और स्मॉल टी क्या हो गया, रिसेसिव यूनिट फैक्टर, बोलिए समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल, तो आपको ध्यान देना है। अब कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, अगर लिंकेज हो जाए, क्या हो जाए, लिंकेज, है ना, देखो मेंडल का कोई पोस्टुलेट गलत नहीं था तो सही भी नहीं था, मतलब मेंडल का कोई भी लॉ गलत नहीं है लेकिन कोई लॉ यूनिवर्सल भी नहीं है, यूनिवर्सल कहने का मतलब है सारे जगह देखने को मिल रहा हो, ऐसा नहीं है, बहुत जगह ऐसा देखने को नहीं मिलता है, जैसे देखो मैं पढ़ाऊंगा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में, कैटल, कोट कलर ऑफ कैटल, मिराबिलिस जलापा का कलर, कोट कलर कैटल में देखो ना, ब्लैक भी होता है व्हाइट भी होता है, जब बेबी होता है गाय का बच्चा जो काफ आता है उसमें ब्लैक व्हाइट दोनों हो जाते हैं, जबकि मेंडल क्या कर रहा है, कोई एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, है ना, तो वो कहलाता इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्या कहलाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है बच्चों फुली डोमिनेंस नहीं है, क्या, फुली डोमिनेंस नहीं है, मतलब जो ऑफ स्प्रिंग है फुली डोमिनेंट नहीं है, किस पर, पेरेंट्स पर, क्या, ऐसे कह लो रिसेसिव फैक्टर पर, इसीलिए इसका एक्सेप्शन क्या हो गया, दो, और को डोमिनेंस का मतलब होता है दोनों डोमिनेंस है, क्या, दोनों डोमिनेंस है, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, कोट कलर ऑफ कैटल और मिराबिलिस जलापा क्या होता है, पिंक होता है ना, रेड
और व्हाइट दोनों को क्या करा दो, क्रॉस कराते हैं, तो तीसरा पिंक कलर आ गया। और पिंक कलर क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ में आया या नहीं आया, बोलिए, है ना। इस तरह से हम बातें करेंगे। चलो बच्चों, तो एक्सेप्शन इसका क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट। आगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें सारे हैं, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, है ना, ये सब पढ़ाऊंगा मैं। अभी स्टार्ट हुआ डायहाइब्रिड क्रॉस, उसके बाद मेंडल का खत्म हो जाएगा तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या क्या एक्सेप्शन है, कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। तो इसका दो एक्सेप्शन होता है बच्चों। क्या होता है, एक आपका होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक होता है बच्चों को डोमिनेंस। क्या होता है, को डोमिनेंस। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, आई, यस या नो। ये दोनों हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में। किसमें, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में, ठीक है बच्चों। अब देखिए पोस्टुलेट 3 जिसका नाम है लॉ, पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। देखिए इसका नाम क्या है बच्चों, पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन, या इसी का दूसरा नाम पड़ गया क्योंकि लॉ में कन्वर्ट है तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर डिसिमिलर यूनिट फैक्टर है, क्या है, डिसिमिलर यूनिट फैक्टर प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिज्म में, तो क्या होगा ना, फैक्टर कभी ब्लेंडिंग शो नहीं करता है। किसने बोला था, मेंडल ने। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग कह सकते हो, क्या, मिक्सिंग कह सकते हो। जो फैक्टर का सेग्रीगेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। जब गैमेट बनेगा तो एक फैक्टर सेग्रीगेट करता है इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। ध्यान दीजिएगा, नहीं समझे, रैंडमली होता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, है ना। व्हेन टू डिसिमिलर फैक्टर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, व्हेन टू डिसिमिलर यूनिट फैक्टर कहाँ मिलेगा बच्चों, प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। ये केस आपको कब देखने को मिलेगा, अरे भाई जब सिमिलर फैक्टर है तो गैमेट बन जाएगा, लेकिन डिसिमिलर फैक्टर है तो क्या होगा। मतलब कहने का मतलब है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये डिसिमिलर यूनिट फैक्टर हुआ ना। तो कोई बच्चा बोलता है कि सर मीडियम टॉल होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कहा कि ब्लेंड कर दे रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। तो फैक्टर पहले याद रख लो, मेंडल पहले ही लिख दिया, फैक्टर्स नेवर शो एनी ब्लेंडिंग। फैक्टर कभी ब्लेंडिंग नहीं शो करता है, ओके। यानी ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग, क्या समझ सकते हो अभी, मिक्सिंग, मिक्स्ड, क्या मिक्स्ड, ऐसा नहीं है, ठीक है बच्चों। जब गैमेट बनने की बारी आती है, जब गैमेट फॉर्मेशन के समय आता है, तो वन यूनिट फैक्टर सेपरेट कर जाएगा रैंडमली, है ना। बाय दिस वन गैमेट रिसीव ओनली वन यूनिट फैक्टर। मतलब जो गैमेट बना उसमें केवल और केवल एक ही फैक्टर प्रेजेंट रहेगा, है ना। तो इसीलिए गैमेट जो होता है बच्चों ऑलवेज प्योर होता है। क्या होता है, ऑलवेज प्योर होता है ना। तो इसको भी देख लेते हैं। इसका मतलब हुआ ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्म होगा, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, सेग्रीगेशन या सेपरेशन, बहुत फैक्टर, पहले तो दोनों फैक्टर क्या हो गए बच्चों, बोलो, दोनों फैक्टर सेपरेट रैंडमली करेगा, बहुत फैक्टर सेपरेट रैंडमली, अलग अलग होगा। रैंडम का मतलब होता है कोई फिक्स नहीं है ना। इसका मतलब हुआ एक गैमेट में एक ही फैक्टर रहेगा। बाय दिस, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे कर सकते हो, इसके द्वारा वन गैमेट रिसीव ओनली वन यूनिट फैक्टर, है ना। यानी इसका मतलब बाय दिस, इस द्वारा वन गैमेट रिसीव ओनली वन फैक्टर। यानी दो गैमेट बनेगा, उस गैमेट में केवल एक ही फैक्टर रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। अब गैमेट एक ही फैक्टर केवल प्रेजेंट है, तो इसका मतलब गैमेट क्या हुआ, प्योर हुआ ना।
क्या हुआ, प्योर। इसका मतलब सो गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। क्या होता है, प्योर होता है। मेरी बात समझ आ रहा नहीं आ रहा है, मतलब उसमें आपको एक ही फैक्टर प्रेजेंट रहेगा। कहने का मतलब ये देख लो, कैपिटल टी स्मॉल टी है ना बच्चा, बोलो। तो जब इसका गैमेट फॉर्मेशन होगा बच्चों तो दो गैमेट बनेगा, एक कैपिटल टी वाला और एक स्मॉल टी वाला। क्या, स्मॉल टी वाला। बोलिए समझे नहीं समझे। अगर नॉर्मल कंडीशन चला तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। क्या है, एप्लीकेबल है। याद करो मैंने बोला ना, मेंडल का कोई लॉ गलत नहीं है लेकिन यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। मतलब सारे जगह मेंडल का ये लॉ फॉलो भी नहीं हो रहा। स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए सही है, क्या कैरेक्टर के लिए सही है, लेकिन एप्लीकेबल सभी कैरेक्टर में ऐसा देखने को मिले, सभी प्लांट में ऐसा देखने को मिले, ऐसा नहीं। अगर नॉर्मल कंडीशन रहा, अब देखो सेल साइकिल आप पढ़ोगे तो उसमें गैमेट फॉर्मेशन पढ़ाया गया है, मियोसिस पढ़ाया गया है। बोलो डिसजंक्शन, जंक्शन, सेग्रीगेशन कैसे होता है। अगर सेग्रीगेट कर गया, क्या सेग्रीगेट कर गया तो प्योर गैमेट बना। बोलो भाई, अगर सेग्रीगेट नहीं किया तो वही तो लिंकेज कहलाता है। क्या कहलाता है, लिंकेज कहलाता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन किसकी बात है, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो ये जो आपका पोस्टुलेट है यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा। क्या होगा, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा। अंडर नॉर्मल कंडीशन ये क्या होगा बच्चों, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा। क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। एक एक्सेप्शन है, क्या है, एक एक्सेप्शन है, वो है नॉन डिसजंक्शन, या उसी को बोलते हैं नॉन सेग्रीगेशन। और ये रेयर एक्सेप्शन है। क्या बच्चों, रेयर एक्सेप्शन है। ओके, तो कैसे लिखेंगे, रेयर एक्सेप्शन क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन, वो सेग्रीगेट नहीं किया, या इसी को बोलते हैं नॉन सेग्रीगेशन। बोलिए, बिल्कुल आपको ये बात समझ में आना चाहिए। जैसे मैं डायग्राम के थ्रू दिखा रहा हूं, डायग्राम के थ्रू दिखा रहा हूं। देखो बच्चों, इसको रब कर देते हैं। नॉन डिसजंक्शन रेयर एक्सेप्शन हो गया किसका, पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन का रेयर एक्सेप्शन होगा बच्चों। बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, नॉन डिसजंक्शन। क्या, नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, अगर मैं लेता हूं एक मदर से लेता हूं, क्या मदर से लेता हूं, उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम रहेगा ना। बोलो, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, मदर से। ओके बच्चों, मदर से अगर डिसजंक्शन हुआ, क्या डिसजंक्शन हुआ तो दो अलग अलग गैमेट बनेगा, सेग्रीगेट कर जाएगा। ये देखो, एक में ये आ गया और एक और ले लो, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। ये क्या कहलाएगा बच्चों, नॉर्मल गैमेट। क्या कहलाएगा, नॉर्मल गैमेट। मेरी बात को समझिएगा। और देखो बच्चों, ये कैसा बनेगा, ये सेग्रीगेट ही नहीं किया, क्या सेग्रीगेट, डिसजंक्शन हो गया। क्या हो गया, नॉन डिसजंक्शन। समझिएगा, नॉन डिसजंक्शन, सेग्रीगेट नहीं किया। तो बच्चों दोनों को दोने इसमें आ गए। बोलो भाई, और एक में तो कुछ बना ही नहीं। ये कहलाया बच्चों, एक ऐसा, एक और बना ही नहीं। ये कहलाया आपका एबनॉर्मल गैमेट। क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल गैमेट। तो वही कहने का मतलब है कि जो पोस्टुलेट थर्ड है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेशन, क्या वो क्या होता है, अगर डिसजंक्शन हो रहा है, सेग्रीगेट कर जा रहा है तो नॉर्मल गैमेट बनेगा, आप देख सकते हो। और अगर डिसजंक्शन नहीं हो रहा है तो एबनॉर्मल गैमेट बनेगा। ठीक है बच्चों, F2 जनरेशन में जो 3:1 रेशियो आया है उसी कारण से तो आया है, सेग्रीगेट किया। अगर F2 जनरेशन में मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराया था ना, अगर ये सेग्रीगेट नहीं करता, बोलो, तो गैमेट बनता ही नहीं।
अरे भाई ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए पहले गैमेट का फ्यूजन भी तो होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन भी होना चाहिए। जो आपको 3:1 दिख रहा है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, वो इसी के कारण दिख रहा है। बोलो, यानी F2 जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट अपीयर हो गया है, F1 में नहीं आया है, F2 जनरेशन में आया है ना। इसका मतलब किसके द्वारा आया है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के द्वारा। मेरी बात समझे नहीं समझे? बोलिए, है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इन F2 जनरेशन जो फिनोटाइप आपको देखने को मिल रहा है 3:1 का, वो किसके द्वारा दिख रहा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के द्वारा, ठीक है। इन F2 जनरेशन जो सेकंड जनरेशन हमने कराया था 3:1 रेशियो इज सीन, 3:1 रेशियो सीन। ये टॉल और ये ड्वार्फ, है ना। या ऐसे कह सकते हो F2 जनरेशन है बच्चों, F2 जनरेशन में क्या अपीयर हुआ? F1 में आपको ड्वार्फ दिखा था? नहीं दिखा था। F2 में आपको ड्वार्फ दिखा। ड्वार्फ प्लांट अपीयर, वो ड्यू टू क्यों हुआ भाई? ड्यू टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर गैमेट रैंडमली सेग्रीगेट नहीं करता तो हमेशा तो हमको टॉल ही मिलता। क्या मिलता? टॉल ही मिलता, ड्वार्फ आता ही नहीं। मेंडल F2 जनरेशन में सरप्राइज हो गया था ना कि F1 में तो ड्वार्फ आया नहीं, F2 में कैसे आ गया? तो गैमेट क्या करता है? सेग्रीगेट करता है। क्या करता है? सेग्रीगेट करता है। और एक गैमेट दूसरे गैमेट से सेग्रीगेशन क्या होता है? रैंडमली होता है। क्या? रैंडमली होता है। और गैमेट क्या होता है? ऑलवेज प्योर। ठीक है बच्चों, रेयर कंडीशन है, रेयर एक्सेप्शन है कि कभी कभी जो आपका फैक्टर है, वो जिसको हम जीन बोलते हैं, अलील बोलते हैं, वो क्या सेग्रीगेट नहीं किया तो एबनॉर्मल गैमेट बन गया। तो ये बच्चों आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस आज हम समाप्त किए। क्या? मोनो हाइब्रिड क्रॉस समाप्त किए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर 10-15 न्यूमेरिकल में करवाऊंगा, सवाल करवाऊंगा अलग अलग टाइप का अगले लेक्चर में। तो आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स का पार्ट 2 आज खत्म हो गया बच्चों। पार्ट 3 डाई हाइब्रिड क्रॉस चलेगा और कुछ न्यूमेरिकल चलेगा। अगला लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ कर आना। क्या? मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ कर आइएगा, पढ़ कर बैठिएगा। ये फिनोटाइप जीनोटाइप सारे, तो सवाल जल्दी बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमको नीट में 340 प्लस लाना है। कितने? 340 प्लस लाना है। वो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। बीच में लेक्चर नहीं आ रहा, उसके पीछे बहुत सारा रीजन है। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। आप मुझ पर ट्रस्ट करो। आपका डीए ट्यूटर जब तक नीट का मार्च 20 तक आपका सिलेबस, मार्च 20 से मैं 30 लिया हूं, लेकिन मैं 20 तक आपका सिलेबस पूरा फुल कवर कर दूंगा। मैं हर चीज को डिटेल में पढ़ा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो आप भी क्या करो? पढ़ो, घर पर मेहनत करो। बिल्कुल।